सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे थे बाबू 75 स्मार्ट चैलेंज का, और हम लोग बात कर रहे हैं अपवाह, वेग तथा धारा में संबंध। यहाँ तक हमने इस चीज को देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अपवाह, वेग तथा धारा में संबंध जो कि हमने देखा था, इसके बाद हमको देखना था कि अपवाह, वेग तथा धारा घनत्व में संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, जो कि बोर्ड में क्वेश्चन बेहतरीन पूछे जाते हैं कि अपवाह, वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। तो हमने देखा है कि अपवाह, वेग तथा धारा, या हम बोले कि अपवाह, वेग तथा धारा में संबंध। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है या आपको समझाए थे यहाँ पर I बराबर NEAVD। अगर ये सब कांस्टेंट की जाए तो I जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है अपवाह वेग की। या यहीं पर बात की जाए कि धारा में गतिशीलता, तो गतिशीलता को रिप्रेजेंट करते हैं बाबू म्यू से, या हम बोले कि VD बराबर होता है म्यू E। देखो यहाँ पर लिखा भी है, इसको हमने VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जगह पे म्यू और E का हमने यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पर रखने के बाद हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है I बराबर NA म्यू E और स्मॉल e। ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है चूंकि आपको पढ़ाया जा चुका है, और ये स्मॉल e इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन, जो कि रखेंगे 1.6×10⁻19 कूलाम। ठीक है, ये आवेश आप रखेंगे वहां पे। अब चूंकि यहाँ पे एक बात आती है कि अपवाह, वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध होगा, तो आइए समझाते हैं कि अगर हम बात करें कि I बराबर NEAVD, ठीक है, तो N क्या है? नंबर। यहां पर लिखें NEAVD की बात जब करें, और धारा घनत्व तो हम जानते हैं बाबू रिप्रेजेंट करते हैं J बराबर I/A से। तो अगर ये A को इसके नीचे लाकर रख दिया जाए तो हम कहें I/A इज इक्वल टू NEVD, और यहां पर I/A को हम लिख सकते हैं J, क्योंकि यहां पर देखिए हमने लिखा है J बराबर NEVD। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात करें अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या Ne को कांस्टेंट कर दिया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है VD के। मतलब कि धारा घनत्व तो अपवाह वेग के क्या होता है? समानुपाती होता है। यदि अगर हम बात करें कि धारा घनत्व और अपवाह वेग के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो y बराबर mx के बीच ग्राफ जैसे प्लॉट करते हैं स्ट्रेट लाइन, सेम वैसे ही प्लॉट होती है। अर्थात यदि अगर हम बात करें कि धारा घनत्व तो बढ़ाएंगे तो अपवाह वेग भी बढ़ेगा, या अपवाह वेग बढ़ाएंगे तो धारा घनत्व तो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर एक छोटी सी टॉपिक आती है ओम्स लॉ। ये बच्चों की सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होती है और सबसे मजेदार टॉपिक होती है अगर एक बार आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। तो इसमें कहा गया है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे बात की जाए कि भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, इन तीनों चीजों को या इत्यादि जो भी इनसे भौतिक अवस्था से रिलेटेड है, यदि इनको कांस्टेंट कर दिया जाए तो इसमें जो इनके सिरों पर बहने या सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है इस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती हो जाती है। यही अगर हम कहें तो हम कहेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या हम कह दें V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बोल देंगे? नियतांक। और यहां पर देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाने के लिए हम कहते हैं यहां पर R लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? R। तो यहां पर हो जाएगा V बराबर RI। देखो अगर आपको यहां पर कहीं भी देखने को मिल जाए V बराबर I इंटू R, दैट इज द रॉन्ग वे। लेकिन सही क्या है? V बराबर RI। यहां पर R क्या है बाबू? R है प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। और I क्या है यहां पर? धारा। क्या है? धारा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओम के नियम को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात ये ओम के लिए बात की जाती है। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें कि प्रतिरोध क्या होता है तो हम कहेंगे वह पदार्थ या वह पदार्थ जो अपने भीतर बहने वाली धारा का विरोध करती है, इसे ही प्रतिरोध कहते हैं। मतलब कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं है। यदि अगर हम कहें कि आप कुछ एक ऐसे स्ट्रेट मार्ग में धारा को फ्लो करा रहे हैं और एक ऐसे करके है, तो ये देखो धारा जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो से यहां पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या हो रहा है? अवरोध उत्पन्न हो रहा है। एक स्ट्रेट लाइन है, एक यहां है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो यही धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। और जैसे कि बात करें कि प्रतिरोध, अगर हम बात करें ओम के नियम से V बराबर I इंटू R जब लिखते थे तो यहाँ R बराबर हो जाएगा V/I।
और R बराबर V अपन I यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध के लिए। अब यदि बात की जाए कि यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो वोल्ट पर एम्पियर, ये या का साइन है, या ओम, क्योंकि ये ओम ने दिया था तो इसने ओम ने ही इसका कांस्टेंट मान दिया था, इसलिए R का मात्रक ओम होता है। या हम कहें कि 1 ओम बराबर, याद रखिएगा, 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि बात की जाए कि प्रतिरोधकता क्या होती है, तो हम बात करेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जो यह बताता है कि कितनी तीव्रता से धारा की प्रवाह का विरोध करेगा। या हम बोले कि कोई भी पदार्थ किसी भी धारा का फ्लो को कितनी तीव्रता से उसका विरोध करेगा, यही उसकी प्रतिरोधकता होती है। अगर यहीं पर हम बात करें कि प्रतिरोध की डिपेंडेंसी किस पे होती है, तो R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। यहां पर रो कांस्टेंट है, इसको आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है बाबू। और यहां पर इसको पूरा एक साथ जब कैलकुलेट करते हैं, रखते हैं, तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। L हो जाती है लंबाई और A है क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल। रो क्या है, प्रतिरोधकता। तो यहां से अगर प्रतिरोधकता को निकालेंगे तो रो बराबर हो जाएगा RA अपान L। देखिए क्या यहां पर हमने वही लिखा है, RA अपान L। अब प्रतिरोधकता की यूनिट, मात्रक की बात की जाए, तो R के लिए लिखेंगे ओम, क्षेत्रफल का लिखेंगे मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ओम इंटू मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि बात की जाए कि 2 प्रकार के प्रतिरोध सिस्टम में लगे होते हैं, एक जो ओम के नियम को फॉलो करता है जिसे बोलते हैं ओमीय प्रतिरोध, एक होता है जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है उसे बोलते हैं अनओमीय प्रतिरोध। तो अगर हम बात करें सबसे पहला हेडिंग ओमीय प्रतिरोध, तो हम कहेंगे वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है उन्हें ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन ओम के नियम का पालन कैसे, तो हम बोलेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बेटा, ये हमने पढ़ाया है। तो ये ओम के नियम का पालन करता है। यदि अगर हम कहें कि V इज इक्वल टू I इंटू R, या हम कहें y बराबर mx, मतलब कि इनका जो ग्राफ होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्या देखो, ये स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखीय ग्राफ दिख रहा है। यदि सरल रेखीय ग्राफ दिख रहा है तो हाँ जी हाँ, वो प्रतिरोध जो है ओमीय प्रतिरोध है। लेकिन अगर यहीं पे बात कर दी जाए कि अनओमीय प्रतिरोध, तो वे प्रतिरोध जो ओम्स के नियम को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। और वहां पर VI ग्राफ जो होता है वो VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होके, रेखीय ना होके क्या होता है, वक्रीय हो जाता है। और यह वक्रीय ग्राफ ये बताता है कि विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन है, विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन है, विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। उपयोग इसका कहां है अनओमीय प्रतिरोध का, तो टॉर्च का बल्ब बनाने में, डायोड बल्ब बनाने में और ट्रांजिस्टर बनाने में। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे गए हैं कि अनओमीय प्रतिरोध का उपयोग इनमें से है तो कौन सा होगा, टॉर्च का बल्ब बनाने में, डायोड का बल्ब बनाने में, या फिर ट्रांजिस्टर, रेडियो या अर्धचालक में। ठीक है। अब यदि अगर बात की जाए, छोटी छोटी 2-3 टॉपिकें हैं जो कि आपको बड़े विधुवत तरीके से समझ में आनी चाहिए कि प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या है। तो ये फॉर्मूले कुछ आप देख लो, रोटी इज इक्वल टू रो नॉट, यहाँ बोले ये टोटल है और ये है इनिशियल, 1 प्लस अल्फा, अल्फा को बोलते हैं चालक का प्रतिरोधकता ताप गुणांक, और T माइनस टी नॉट, टी नॉट प्रारंभिक है और T अंतिम है। तो यहाँ पर देखिए जब हम बात करते हैं कि प्रतिरोधकता का ताप गुणांक निकालते हैं तो रोटी माइनस रो नॉट अपान रोटी रो नॉट T माइनस टी नॉट, ये फॉर्मूले पर रख के, इन फॉर्मूले का एप्लीकेशन हमने नेक्स्ट लेक्चर में रख रखा है, आपको देखना पड़ेगा वो लेक्चर्स, क्योंकि वहां पर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, उन लेक्चर में। तो यहाँ पर ये चीजें आपको बस फॉर्मूले बस याद रखनी है। धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होगी, तो रो इजिकल टू m अपान एन स्क्वायर टाउ, तो ये आपको याद रखना है। टाउ बराबर क्या है, लेमडा अपान V RMS, ये भी याद रखना है। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ये भी आपको याद रखनी है, जैसे प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता है। फॉर्मूले देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब यदि अगर हम बात करें तो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक बन के आता है, घरेलू परिपथ तथा उपकरणों में मुख्यतः 2 प्रकार के प्रतिरोध लगाए जाते हैं। एक होता है तार आबद्ध प्रतिरोध और एक होता है कार्बन प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध का तब यूज करते हैं जब उसको 100 ओम तक का प्रतिरोधक लगाना होता है या प्रतिरोध लगाना होता है। लेकिन जैसे ही उसका रेंज वेरी करना हो, मैक्सिमम रेंज रखना हो 100 मेगा ओम तक, तो वहां पर कार्बन प्रतिरोधक लगाया जाता है।
तो अगर हम बात करें कार्बन प्रतिरोधक का वर्ण कोड होता है वर्ण कोड का मतलब कि अगर आप देखे होंगे एक आपके किसी भी सेलफोन में या कहीं भी ऐसे करके एक उपकरण लगा होता है, इसी को बोलते हैं बाबू कार्बन प्रतिरोधक, और इसमें रंगीन ऐसे ऐसे रंगीन वर्ण कोड होते हैं। तो यहीं पर हम बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध पर 4 रंगीन रिंग की सतह, या बोली जाए 4 रंगीन रिंग का समूह होता है, जो कि निश्चित वर्ण कोड के अनुसार उसे प्रतिरोध या उस प्रतिरोध को व्यक्त करता है। मतलब कि उस प्रतिरोध की कितनी प्रतिरोधकता या कितना उसका कितना प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, ये 4 रिंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इस रिंग पर लगे होते हैं, या हम बोले कि एक कार्बन प्रतिरोध पे 4 रिंग लगे होते हैं, ये देखो A, B, C और D। अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो लिखेंगे हम कैसे प्रतिरोध की गणना करेंगे इस रंग की वजह से, तो R बराबर A B मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर C और प्लस माइनस D जो होता है इसको बोलते हैं सहनशीलता। तो हम बात करने वाले हैं, ऊपर देखिए लिखा है हमने ABC प्रतिरोध के मान को रिप्रेजेंट करता है, जबकि D है सहनशीलता को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें कि यहां पर देखिएगा कि यहां पर हमने कहा कि 4th रिंग जो है, जो D वाली रिंग है, वो D रिंग यदि गोल्डन रही तो उसकी सहनशीलता प्लस माइनस 5% कर लेंगे, जबकि सिल्वर रही तो उसकी सहनशीलता प्लस माइनस 10% होती है। यदि अगर वो अब्सेंट रहा, मतलब कि 4th रिंग D अब्सेंट रहा, नहीं रहा, तो वहां पर सहनशीलता प्लस माइनस 20% लेंगे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वेश्चंस में सॉल्व करने में बहुत जरूरी होता है। ये चीजें बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। अब यदि अगर हम बात करें कि कलर कोड को निम्न सारणी में द्वारा रखा गया है, जैसे 4 रंग हैं, चारों रंग में से इनमें से कोई भी रंग हो सकता है, तो उनका कोड क्या लिखेंगे। जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि यहां पर देखो कि अगर हम पहला स्टार्ट करें तो बी रॉय ग्रेट ब्रिटिशियन वेरी गुड वाइफ। ये एक ट्रिक है जिसपे याद रखना है, यदि ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर का कोड आपको 0 याद रखना है, ब्राउन है तो 1, रेड होगा तो 2, ऑरेंज होगा तो 3, येलो होगा तो 4, ग्रीन होगा तो 5, ब्लू होगा तो 6, वायलेट होगा तो 7 और ग्रे होगा तो 8 और व्हाइट होगा तो 9। यदि अगर हम कहें कि एक कार्बन प्रतिरोधक या एक कार्बन तार आबद्ध प्रतिरोधक है, जिसमें हम कह रहे हैं कि पहला रिंग ब्लैक है, पहला रिंग क्या है, ब्लैक, ये हम बी लिखते हैं, दूसरा वायलेट है और तीसरा ग्रीन है और चौथा अब्सेंट है। तो देखो वायलेट के लिए यहां पर इसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R बराबर वायलेट के लिए क्या लिखोगे 7, और सॉरी ब्लू के लिए क्या लिखोगे, पहले ब्लू लिखना होगा, तो ब्लू के लिए क्या लिखोगे 6, तो ब्लू के लिए 6 मल्टीप्लाई विथ या मल्टीप्लाई विथ ऐसे रख दो, और भी कितना हो जाएगा, वायलेट के लिए लिखोगे 7 गुड़े 10 की पावर C है तो C ग्रीन, ग्रीन कहाँ है, ऊपर देखो ग्रीन यहाँ है, ग्रीन के अगर यहाँ पर लिखेंगे तो 5, और यहां पर प्लस माइनस क्या लिख देंगे कि अब्सेंट है D, तो अब्सेंट को क्या लिखेंगे प्लस माइनस 20, क्या लिखेंगे 20। तो इस प्रकार हम कैलकुलेशन कर लेते हैं किसी भी कार्बन प्रतिरोधक का। बात समझ में आ रही है कि उस कार्बन प्रतिरोधक का कितना प्रतिरोध होगा, इस प्रकार हम उससे कैलकुलेशन कर देते हैं। उस पर उपस्थित रंगों के, या बोला जाए कि जो वलय उपस्थित है रंग के, या जो रिंग हैं वो कौन कौन से रंग के हैं, उसके आधार पर हम उस तार आबद्ध, या बोला जाए कि कार्बन आबद्ध प्रतिरोधक का हम वहां पर वर्ण कोड के हिसाब से हम वहां पर उसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारी टॉपिक है जो इस चैप्टर का एकदम लास्ट पॉइंट को दिखाता है, वहां पर यह है प्रतिरोधों का संयोजन। आपने शक्ति तो पढ़ा ही होगा, बस यहां पर संयोजन समझ लीजिए। जब एक बार संयोजन समझ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहां पर प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो अगर हम बात करें पहला श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, तो मैं अगर यहां पर लिखूं कि यहां पर देखो ऐसे प्रतिरोध होंगे और ये श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़े हैं, देख रहे हो, ये श्रेणी क्रम में एक परिपथ तैयार की गई है और श्रेणी क्रम में इनको जोड़ दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर बात की जाए कि श्रेणी क्रम में, तो ये बैटरी हो गई और
इन पे हम बोल दें इनको, ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इनमें बहने वाली जो धारा है बाबू वो I है। तो अगर हम बात करें कि जो इनमें बहने वाली जो धारा होती है वो धारा सीरीज में कांस्टेंट रहती है, परिवर्तित होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप, क्या परिवर्तित होता है? पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आपने पढ़ रखा है कि यहाँ पर क्लास 10th की टॉपिक है, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप परिवर्तित होता है V1 और ये होगा V2 और ये होगा V3, क्या हो जाएगा? V3। और भी प्रतिरोध अगर यदि जुड़े हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम कह दें कि और भी प्रतिरोध यदि जुड़े हो यहाँ पर, जैसे कि हम कह दें डॉट डॉट डॉट, ये इसको हम बोल दें कि Rn, क्या बोल दें? Rn। तो यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल जो उत्पन्न होगा वो हो जाएगा Vn, क्या हो जाएगा? Vn। अब यदि अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि इस पर कितने प्रतिरोधों की संख्या या इन प्रतिरोधों की संख्या के आधार पर इस परिपथ में कुल प्रतिरोध कितने होंगे, तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि देखो यहाँ पर धारा की जो बात की जा रही है वो तो धारा कांस्टेंट है प्रत्येक पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल भिन्न है, तो हम लिखेंगे V टोटल बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V डॉट डॉट डॉट, या यहाँ पर हम कह दें V3 डॉट 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 Vn, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अगर हम बात करें यहाँ पर V टोटल की, तो V बराबर हम लिखते हैं I इंटू R, तो ये टोटल हो जाएगा। और इसके लिए लिखेंगे तो I R1 लिखेंगे प्लस I R2 लिखेंगे प्लस I R3 लिखेंगे डॉट 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 I Rn लिखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन है और श्रेणी क्रम संयोजन की खास बात यही है बाबू कि यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती है वो धारा क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए हमने I1 I2 नहीं लिखा है। तो अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे कुल प्रतिरोध लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे R टोटल बराबर, यहां से I सब हटा दिया गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। मतलब कि जितना भी प्रतिरोध हो हम उसको क्या कर लेंगे, इस प्रकार से हम प्रतिरोधों की संख्या को ज्ञात कर लेंगे कि उस परिपथ में कितने प्रतिरोध लगे हैं या संयोजन के अनुसार कितने प्रतिरोधों की कुल संख्या टोटल कितनी हो रही है। तो ये तो हो गया श्रेणी क्रम। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक वो है समांतर क्रम। क्या है? समांतर क्रम संयोजन। किस चीज का? प्रतिरोधों का। तो हम लिख सकते हैं यहां पर प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो यदि अगर हम बात करें प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, तो ये देखिए यहां पर देखिए ये प्रतिरोध हमने लगा रखे हैं, ठीक है बाबू, और ये कुछ इस प्रकार प्रतिरोध व्यवस्थित हो गए, ठीक है। अब इनको हमने क्या कर दिया कि परिपथ बनाना है तो एक बैटरी से तो जोड़ना पड़ेगा बॉस, तो बैटरी से जोड़ देंगे। अब ये प्रतिरोध की हो गई R1, इसको बोलेंगे R2 और ये हो गया R3। अब प्रतिरोधों की बात की जाए, अगर वो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनके सिरों पर विभवांतर समान होता है, परंतु उसमें बहने वाली धारा बट जाती है I1, I2 एंड I3। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर चूंकि क्या है, बैटरी है, तो यदि अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में पोटेंशियल, या हम कहें कि पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो सिरों के मध्य हम लिख देंगे कि सिरों के मध्य विभवांतर समान रहता है। आप लिख रहे हैं तो लिखिए विभवांतर समान रहता है, ठीक है। अब यहां पे हम जो कैलकुलेट करेंगे वो धारा से कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 IN। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम पढ़ के आए V बराबर I इंटू R, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो यहां पर अगर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाई R, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर हम I क्या है ये टोटल निकाल रहे हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। अब यहां पर लिखेंगे टोटल। अब यहां पर I1 की जगह लिखेंगे V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 डॉट 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 V अपान Rn। कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहां पर देखो खास बात यह है बाबू कि यदि अगर हम इसको लिख लें तो अब यहां पर पोटेंशियल चूंकि हमने कहा कि समान होगा, तो पोटेंशियल समान होगा, तो यहां पर पोटेंशियल सब हमने V1 V2 नहीं लिखा, तो अब यहां पर V को हटा सकते हैं, तो लिखेंगे 1/r टोटल, ठीक है, बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 1/rn। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार यदि प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में होता है तो हम कुल प्रतिरोध या बोला जाए तुल्य प्रतिरोध हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको देखनी है, ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको समझना है, और ये सब बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझते हुए हर एक पॉइंट को चलना है। अब देखो बाबू, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, तो आपके इन जितने पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, इन पॉइंट को फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, और जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करिए, और साथ में जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको करते रहिए। हम जल्द ही आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाले हैं, जब हम लोग बात करेंगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की, मतलब कि आज से 5 साल पहले बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस बेहतरीन रूप से पूछे गए हैं, उन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सो थैंक यू विल्सियंस।